एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन। और वो दिन आ गया जब आपका बिजनेस स्टडीज़ का एग्जाम है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे फॉर मी एंड फॉर यू। ओके, सो आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू डू योर वेरी बेस्ट। मैं आपको ट्रिक्स दे रही हूँ, टिप्स दूंगी किस तरह से आपको एग्जाम को करना है, कौन से टॉपिक्स को आपको और अच्छी तरह से करना है, बिकॉज उनके चांसेस ज़्यादा हैं एग्जाम में आने के लिए। तो सबसे पहला ट्रिक, वेन एवर यू आर अटेम्प्टिंग एनी एग्जाम, खासतौर से कोई भी एग्जाम, और यहाँ पे हम बिजनेस स्टडीज़ की खासतौर से बात कर रहे हैं। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़, जो आपको रीडिंग टाइम मिलता है पेपर का, उसको पूरा यूटिलाइज करो। ओके, डू नॉट टॉक टू एनीवन, किसी से कुछ सामान लेना, मांगना, जाना इधर उधर, वो सब कुछ नहीं। आप सीधा पेपर पूरा पढ़ो। एंड द वे आई हैव टोल्ड यू, केस स्टडीज़ में हमेशा लास्ट लाइन को पढ़ो। केस स्टडी आएंगी एग्जाम में, भले ही 40 मार्क्स से पेपर है, बट देन देयर विल बी केस स्टडी। सो मेक श्योर कि आप लास्ट लाइन को पहले रीड करना, क्या चीज़ पूछी गई है, एंड अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एक बार जैसे आप पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते हो, आपको आइडेंटिफाई हो गया भाई क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, उसके बाद व्हेन यू ओपन योर आंसर शीट, जब आप वो सील को खोलते हो, आंसर शीट को खोलते हो, सो ड्रॉ लाइन। ओके, दोनों साइड पे आपको लाइंस ड्रॉ करनी है। इससे फ़ायदा क्या होता है, व्हेन आई चेक पेपर्स, और बहुत से हम लोग जो एग्जामिनर्स होते हैं, हम जब चेक करते हैं तो हमें एक जगह मिलनी चाहिए टू राइट योर मार्क्स। आप जितना नीट प्रेजेंटेशन करते हो उतने आपके मार्क्स के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आप खुद सोचो, जब आप कहीं बाहर जाते हो, आपको साफ जगह मिलेगी तो आपको वहाँ रुकना ज़्यादा अच्छा लगेगा, रादर देन कोई ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ही ट्रैफिक हो, दिक्कतें हों। ओके, उसी तरह से यहाँ पे है, जब आप अपनी आंसर शीट बना रहे हो, जितनी नीट क्लीन प्रेजेंटेबल होगी उतने मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। जितने आप खराब प्रेजेंटेशन कर रहे हो, कहीं पे आंसर लिखा है उसका कहीं और कैरी हो रहा है, वो सारी चीज़ें बहुत ख़राब इंप्रेशन देती हैं। सो अवॉइड इट। ओके, सो यू हैव टू ड्रॉ मार्जिन्स ऑन बोथ द साइड्स। फाइन। अब इसके बाद जब आप कोई आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो, राइट द सेक्शन या क्वेश्चन नंबर, आंसर जो है उसको बड़ा बड़ा आप साइड में लिखो, आंसर नंबर 1, ओके, आंसर नंबर 2। तो इस तरह से आप आंसर्स को ज़रूर मेंशन करो। नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज, वंस यू मेंशन द आंसर, ड्रॉ लाइन आफ्टर एवरी आंसर। कुछ लोग क्या करते हैं, लाइन्स बहुत सारी छोड़ देते हैं। तो बहुत सारी लाइन्स ना छोड़ के अगर आप आंसर के बाद लाइंस को ड्रॉ करते हो स्केल से, तो वो और नीट प्रेजेंटेशन देता है। नेचुरली एक या दो लाइन तो आपको छोड़नी चाहिए, और उसके बाद आप लाइंस को ड्रॉ कर दो। ओके, इन केस एनी आंसर यू आर नॉट श्योर, आपको लगता है भाई ये आंसर में शायद मुझे कुछ और भी लिखना है, आप कुछ और ऐड करेंगे, तो वहाँ पे जगह छोड़ दो। ओके, लीव अराउंड 1 पेज। आपको लगता है कि आप इसमें कुछ ना कुछ ऐड करोगे, इन केस यू आर नॉट गोइंग टू ऐड, वहाँ पे कुछ डायग्राम बना दो, बिकॉज डायग्राम्स कैरी मार्क्स। आप कुछ फ्लो चार्ट बनाओ, कुछ उसमें पिक्टोरल बना दो, कुछ इस तरह से बनाओ जिससे कि आपको उस पर मार्क्स मिले। सिर्फ आप थ्योरी लिखते चलोगे तो आपके हाथ में भी दर्द हो जाएगा, टाइम भी वेस्ट होगा, और आपका पेपर छूट जाएगा। सो मेक श्योर दैट यू ड्रॉ डायग्राम्स। और जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ 5-6 मार्क्स में, राइट कंक्लूजन्स को अवॉइड नहीं करो, लिखो, चाहे एक लाइन का ही लिखो इसमें कि दिस इज़ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, या दिस इज़ द टाइप ऑफ मेथड्स आइडेंटिफाइड। अगर वो थोड़ा डिटेल वाला क्वेश्चन है तो आप उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, या दिस इज़ द ट्रेडिंग प्रोसीजर। जो भी पूछा गया है उसकी बस एक लाइन, 1 लाइनर कंक्लूजन शुड बी देयर। ओके, अब इसके बाद जब आप आंसर्स को लिखते हो तो मेक श्योर आप आंसर्स की हेडिंग्स को क्लैरिटी से लिखो। कभी भी हेडिंग को गलत नहीं लिखो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक हेडिंग याद नहीं आ रही, मान लो डिफरेंट डिसीजन के फैक्टर्स पूछे हैं और आपको उसके ज़्यादा फैक्टर्स याद नहीं आ रहे, तो जितने याद हैं उनको क्लैरिटी से लिखो, और उसके बाद वाले को अपने वर्ड्स में लिख दो। शुरू में वही हेडिंग्स लिखो जो आपको आती हैं। शुरू में एकदम ऐसे नहीं सोचो भाई बाद में लिखूंगा ये वाला, उसको और डिटेल में लिखूंगा, वो ना करके द पॉइंट्स दैट यू नो उनको आपको पहले मेंशन करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे बहुत से कोड्स मैंने आपको बताए, LIC का GM हमने बात करी थी डायरेक्टिंग में, तो इस तरह के जो कोड्स होते हैं उनको भी आप लिख दो। सो व्हेन यू राइट द कोड्स, द पर्सन अंडरस्टैंड्स कि आपने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से तैयारी की है, तो आपको ये कोड्स जो हैं वो ज़रूर मेंशन करने हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन अ सीक्वेंस। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करा, फिर उसे काट दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 5 किया, फिर उसे काट दिया, फिर वापस क्वेश्चन नंबर 7 और फिर 4। तो ये चीज़ें नहीं करो, सीक्वेंस से पेपर को अटेम्प्ट करो। आप जितना नीट क्लीन आपका टाइडी पेपर होगा, उतना ही आपके मार्क्स से अच्छे आने के चांसेस हैं। ठीक है, अब इन सब चीज़ों के बाद कम टू द पेन। आपको कोई भी और कलर का पेन यूज़ नहीं करना, जस्ट स्टिक टू ब्लू पेन। ग्रीन पेन, ऑरेंज, पिंक, ये ब्लू, ये सब कुछ और कलर्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट स्टिक टू ब्लू, ब्लैक नॉट इवन ब्लैक। ठीक है, तो आप सिर्फ ब्लू पेन से लिखोगे। डायग्राम्स आप पेंसिल से बनाओ या पेन से बनाओ, इट्स योर विश, बट मेक श्योर कि आप डायग्राम्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ। अब जब कोई क्वेश्चन होता है, कोड द लाइन्स। ठीक है, बहुत से बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है, जब कोड द लाइन्स का क्वेश्चन बोल रहे हैं तो आपको केस में से ही लाइन को कोट करना है। ओके, एंड जब आप लाइन को कोट करते हो, मान लो आपको मालूम पड़ता है कि कोई चीज़ जो है वो ट्रेजरेबल है, मान लो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है और आपको मालूम पड़ गया केस से ये ट्रेजरेबल है, तो दे आर आस्किंग यू कि आइडेंटिफाई द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विद कोटिंग लाइन्स। तो अब आप क्या करोगे, मान लो स्टेटमेंट दी हुई है, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि 25,000 एंड अबव में इशू होता है। सो दिस इज द स्टेटमेंट, पूरी लिखोगे। ओके, आइडेंटिफाइड लाइन, या पहले लिख लो ट्रेजरेबल, write in block letters and then put a hyphen, write the line. Okay, कि दिस इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज इशूड इन 25,000 एंड अबव। जो भी अपनी लाइन आइडेंटिफाई करी है या फ्रेज,
जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आप दोनों चीज़ें लिख सकते हो। एंड देन क्लोज द इन्वर्टेड कॉमर्स। इससे क्या हुआ, नीट प्रेजेंटेशन हो गया, मालूम पड़ गया कि आप ट्रेजरी बिल की बात कर रहे हो। अब मान लो कि जैसे ट्रेजरी बिल आपने आइडेंटिफाई कर लिया, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सेइंग कि इसके अलावा एक और मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट को एक्सप्लेन करो। फाइन, तो आपने कॉल मनी एक्सप्लेन करो, तो यू पुट द हेडिंग कॉल मनी, एक छोटा सा डायग्राम बना दो, ये दो बैंक्स हैं, बैंक में इंटर बैंक ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ठीक है, वो इसको इंटरेस्ट रेट देगा, कॉल रेट होगा, थोड़ा सा एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है तो आपको तुरंत मार्क्स मिलते हैं। और उससे क्या होता है, जितनी जल्दी आप डायग्राम्स बनाने लगते हो ना, उतना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन ही बढ़ जाता है। आप जैसे एक क्वेश्चन बनाओगे, आपको दूसरे क्वेश्चन में अपने आप समझ में आएगा भाई इसमें ये डायग्राम बना लूँ। तो कुछ डायग्राम्स आप अभी से अपने आप ट्राई भी कर सकते हो, और कुछ डायग्राम्स आप देखना आप खुद से ही वहाँ पे अपने आप ही बनाने लगोगे। ओके, सो डू नॉट अवॉइड डायग्राम्स, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है, जल्दी बन जाते हैं और उसमें आपका पूरा एक्सप्लेनेशन भी हो जाता है। इन केस आपको ऐसा लगता है कि आपका एग्जाम छूटने वाला है, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि भाई आपने टाइम देखा, अरे बस 15 मिनट रह गए हैं, 3 क्वेश्चन रह गए, तो आप डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हो। 5-6 मार्क्स, इवन 5-6 मार्क्स क्वेश्चन को भी आप डायग्राम के थ्रू समझाओगे, आपके मार्क्स नहीं कटते। बट ट्राई कि आप उसे लिखो। इन केस यू नॉट एबल टू, टाइम शॉर्ट पड़ रहा है, तो आप उसको ज़रूर आप डायग्राम के थ्रू बना दो, आप उसको पूरा चार्ट बना दो, उसमें भी आपको मार्क्स जो है वो मिल जाते हैं। फाइन, फिर आते हैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने का। तो जब भी आप एक्सप्लेन करते हो, कोशिश करो एटलीस्ट 2 सेंटेंसेज यू आर राइटिंग, मैक्स इज 3 इज गुड। आप एक से तो ज़्यादा ही लिखो, ठीक है, कम से कम 2 सेंटेंसेस लिखो। और बहुत ज़्यादा स्पेस देके जो लिखते हैं वो भी गलत है। आपको कुछ लोग हो सकता है आइडिया देते हो भाई एक वर्ड लिखो, फिर 3 फिंगर्स का गैप दो, फिर एक वर्ड लिखो, तो उस पर आपको मार्क्स ही मिलते हैं, उल्टे आपके मार्क्स कट होते हैं। ठीक है, आप बस इस तरह से प्रेजेंटेशन करो कि आप खुद मानो कि आप अगर एग्जामिनर हो तो आप अपनी कॉपी पे कितने मार्क्स दोगे। तो डोंट जस्ट गो बाय कि भाई मैंने लिखा है तो मैं तो अच्छा ही लिखता हूँ, वो नहीं। आप एक्चुअली एनालाइज करो कि इस कॉपी पे, इस आंसर पे मुझे कितने मार्क्स देने चाहिए किसी और को, तो अकॉर्डिंगली आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप कितना सही लिख रहे हो, कितना आपका गलत चल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। पूरा चैप्टर, सारे ही चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको अभी बता रही हूँ, इनको ज़रूर कर लेना, यहीं से पेपर आएगा। मैंने पूरा एनालिसिस करके आपको मैं टॉपिक्स बता रही हूँ, एंड आई एम वेरी श्योर ये आपके टॉपिक ज़रूर फंसेंगे, एग्जाम में आएंगे। और आ जाएँ तो प्लीज़ यहाँ पे इसी वीडियो पे वापस आके मेंशन ज़रूर करना। ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू गेट 40 on 40। हमने कुछ बेसिक चीज़ें कर ली, प्रेजेंटेशन स्किल्स की बात कर ली, आंसर्स हो गए। अब ये देखना है भाई कौन से टॉपिक्स पढ़ ले आपने सारा ही लिया है, बस मैं आपको ब्रशअप करने के लिए बता रही हूँ कौन से टॉपिक्स को आपको देखना है। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 में एनसीईआरटी में स्टाफिंग। ठीक है, स्टाफिंग का रिक्रूटमेंट के टाइप्स ज़रूर करने हैं। ठीक है, रिक्रूटमेंट के टाइप्स को आपको मिस नहीं करना है। नंबर 2, सिलेक्शन का प्रोसेस। ये 2 चीज़ों पे मुझे डाउट है, मुझे लगता है इसमें चांसेस हैं आने के, आप इन दोनों चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे। फाइन, इसको अच्छी तरह से कर लेना। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में खास तौर से फिनेंशियल, नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव्स, डू नॉट मिस देम। फिनेंशियल, नॉन फिनेंशियल डेफिनेटली आएंगे। मैथ्स लॉ की जो थ्योरी है उसका कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये मैं पिछले आपके जो 2-3 साल के पेपर्स हैं उनकी बेसिस से एक एनालिसिस करा, जो सैम्पल पेपर आया उसके बेसिस से मैं आपको बता रही हूँ। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, इन टॉपिक्स को आप मिस नहीं करना, ज़रूर इन्हें एक बार पढ़ लेना। ठीक है, फिर लीडरशिप का जो स्टाइल्स हैं उसमें से भी स्टाइल्स के बारे में आपको एक लाइनर्स आने चाहिए, बहुत सिंपल स्टाइल्स हैं, तो आई गेस आप उन्हें कर लोगे, तो वो आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दैट वी कमिंग टू कंट्रोलिंग चैप्टर। ओके, आगे बात करते हैं कंट्रोलिंग की। कंट्रोलिंग में देखो स्टेप्स आ रहे हैं, इंपॉर्टेंस आ रहा है और कंसेप्ट आ रहा है, ज़्यादा कुछ आ नहीं रहा, बट आपको ये ध्यान रखना है इंपॉर्टेंस अच्छी तरह से कर लेना। इंपॉर्टेंस पे मुझे डाउट है, चांसेस ज़्यादा है उसके आने के, उसको अच्छी तरह से कर लेना। प्रोसेस लॉन्ग एंड शॉर्ट आपको याद रहता है, प्रोसेस में ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आती। सेटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर करना, उसे एनालाइज करना और करेक्टिव एक्शन। ठीक है, तो स्टेप्स में इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं है। एनालाइजिंग डेविएशन आपको पता ही है, MBE CPC, बट इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग पे चांसेस ज़्यादा है क्वेश्चन आने की। उसमें भी क्या होता है, केस स्टडी आती है, केस स्टडी होती है और आपसे पूछते हैं इसमें कौन सी इंपॉर्टेंस हाईलाइट है, तो वो अच्छी तरह से कर लेना। ठीक है, अब आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इधर बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट की, उसके बाद हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। ठीक है, तो सारे चैप्टर्स को हम कवर कर रहे हैं। बैटरी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है। ओके, सी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को मिस नहीं करना। आपका फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स दोनों पता होने चाहिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, तीनों डिसीजन और उसके फैक्टर्स में खो जाते हैं। तो फैक्टर्स में भी आपको सारे फैक्टर्स नहीं करने, सारे के सारे मत करो, इंपॉर्टेंट वाले उन्हीं को करो। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट में कौन से आते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट है, उस पर यूजुअली केस स्टडी आती है और आपसे पूछते हैं कौन सा है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से जब हम बात करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन की, तो फाइनेंसिंग डिसीजन में भी आपको पता होना चाहिए फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, तो इस तरह के जो उसमें टफ वाले हैं उनको आप करो, इजी वाले अगर आप एक बार को नहीं भी करते तो आप लिख लोगे, टफ वालों को नहीं छोड़ो, केस स्टडी उन्हीं पे ही आती है। ओके, जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, उसमें आता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। इसके बाद कुछ बच्चे जो मिस करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुकी, केस स्टडी बन के आती है और उसको आपसे पूछा जाता है। फिर आता है फिक्स्ड और वर्किंग,
तो उनके फैक्टर्स को भी आपको मिस नहीं करना। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, तो जो फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स हैं उनको भी आप अच्छे तरह से कर लो, उनको मिस नहीं करना। अब आते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, फाइनेंशियल मार्केट। इसमें तो मैं आपसे कहती हूँ कुछ भी मत छोड़ो, ठीक है। इसमें मुझे डाउट है खूब सारा आएगा। आपको कैपिटल और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स दोनों अच्छी तरह से पता होने चाहिए। डिफरेंसेस, एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी कोई डिफरेंस का क्वेश्चन आता है उसको हमेशा टी टेबल बनाओ। टी टेबल मीन्स आप बेसिस बनाओ, आप मैटर लिखो इधर और उधर। कभी भी आप हेडिंग लिख के उसको नॉर्मल एक्सप्लेन करें पैराग्राफ्स में, वो गलत है, वो आईएससी का पैटर्न है, इट इज़ नॉट फॉर सीबीएसई। सीबीएसई ऑलवेज आस्क यू फॉर द टेबल फॉर्मेट, ठीक है। तो टेबल फॉर्मेट बनाना, उसी के थ्रू आप एक्सप्लेन करना, ओके। अब इसके बाद वापस आ जाओ फाइनेंशियल मार्केट्स में। देखो मैं बता रही हूँ कुछ भी मत छोड़ना। सेबी एक दो बार आ चुका है तो स्टॉक एक्सचेंज के आने के चांसेस होते हैं। जिस साल सेबी आ जाता है उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज आता है, तो इस हिसाब से इन दोनों को ही कर लो, इनको छोड़ना नहीं। अगर सेबी आपका लॉन्ग में आएगा तो जो स्टॉक एक्सचेंज है वो शॉर्ट में आ जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज लॉन्ग में आएगा तो सेबी शॉर्ट में आ जाना है, तो इसको छोड़ना नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट का तो भाई कुछ भी, कोई भी पार्ट आप मिस नहीं करना, उसको प्रॉपर्ली करो। मनी मार्केट के सारे इंस्ट्रूमेंट्स अच्छी तरह से, केस स्टडी उस पर आती ही है, ठीक है, तो उसको आप मिस नहीं करोगे। चलो अब आ गए कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्योंकि 2019 का एक्ट लग गया है, 2019 के हिसाब से ही रिड्रेसल मैकेनिज्म को आप पढ़ना एंड रिलीफ, दो चीज़ें हैं, रिलीफ पे और इस पे, दो चीज़ों पे काम करना। ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल। पेपर के बाद, पेपर देने के बाद रिलैक्स होकर रूम से बाहर निकलना, कोई ज़्यादा चीख चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने किया है बहुत अच्छा किया है, फाइन। आप उसको और 4 लोगों को बताओगे आपने नहीं लिखा, सही लिखा, गलत लिखा, उतना डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैड फेथ इन योर सेल्फ यू विल डू वेल। अगर आपके अंदर फेथ नहीं, पता नहीं मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, तो कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है। तो भरोसा रखो, अच्छा ही होगा। हेडिंग्स को प्लीज़ रिवाइज कर लो एग्जाम हॉल में अंदर जाने से पहले, और आप स्कूल के बाहर खड़े होते हैं उस समय जस्ट स्किप दी हेडिंग्स, हेडिंग्स को चेक करते रहो, हेडिंग्स देखो, ठीक है। ट्रेडिंग प्रोसीजर है, हेडिंग्स क्या है, डीमैट फुल फॉर्म क्या है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, ठीक है। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, हेडिंग्स देख लो, फाइन। इसी तरह से जैसे हम उधर आ जाओ, लीडरशिप है या इंपॉर्टेंस है डायरेक्टिंग की, इनकी इंपॉर्टेंस के हेडिंग्स क्या है, हेडिंग्स कर लोगे आप मैटर लिख लोगे। आप नहीं करोगे हेडिंग्स, उसमें सोचते रहोगे, बनाते रहोगे, उस पर मार्क्स नहीं होते, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर 40 मार्क्स। टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं।